हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। फिर हम लेकर के आ रहे हैं कुछ वीडियो। देखिए, मेरा जन्म हुआ 11 जनवरी 1950 को मेरे गांव में। उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ की तहसील बागपत में आता था मेरा गांव सिखेड़ा। ओगटी पटोली, सैदपुर ढिकोली, पिलाना, साकलपुट्ठी, मेवला, कैरका, इनके बीच में गांव सिखेड़ा, जहां मेरा जन्म हुआ 1950 को। और 1965 में मैंने गांव छोड़ दिया, शहर में आ गया गाजियाबाद में। 25 साल बिताए। 25 सालों में वहां, जब मैं गांव से आता, फूटी कोड़ी मेरी जेब में नहीं थी, एक पैसा भी नहीं था। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज्ञान दिया था, समझाया था कि शहर में रहेगा तो भाई, चला गया है तू तो बच के रहना, दूर रहना। किससे? बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, जुआ, सट्टा, शराब, इन चीजों से बचना अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो। अगर तुम इन चीजों से बचे रहे तो जो तुम लक्ष्य लेकर के पहुंचे हो शहर में, उसमें जरूर कामयाब होगे। मैंने इन बातों का पालन रखा। और एक बात उन्होंने और कही कि अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे मित्रों से दोस्ती करना, विद्वान लोगों से दोस्ती करना। यही मैंने किया। पहले मित्र मैंने बनाए गाजियाबाद में एमएमएच डिग्री कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर एल बी राम अनंत, पीएचडी डीलिट, पहले मित्र। उनसे मैं मिला, बड़ा प्रभावित हुआ। और मैंने उनसे कहा, जी मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ सीखूं और आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, स्वागत है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे और मेरी विचारधारा भी बुद्धिस्ट थी। तो साथियों, गाजियाबाद में रहते रहते मैंने अपना घर बनाया, अपनी शादी की, छोटी बहन की शादी की, माता पिता को गांव से शहर में लाया। और दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक तथागत बुद्ध के 5 शील, उनका प्रचार, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सूत्र, उनका प्रचार प्रसार निःशुल्क और निस्वार्थ किया। तो ऐसा लगता है मुझे उन्हीं शुभ कर्मों का ये फल मिला कि मेरे जैसा आदमी आज साउथ अमेरिका के देश, सुकून के देश बोलिया में रह रहा हूं। अब इसे भी इत्तेफाक कहेंगे कि जब मैं यहाँ आया, मेरी पत्नी, 4 बच्चे मेरे साथ में थे। यहाँ भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे भारत में 25 साल तक मैं बहुत भागदौड़ करता रहा, परेशान रहा, यहाँ भी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ध्यान रखा इस बात का कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब, इन सब से दूर रहना है, इनसे बचा रहा। 32 सालों में, सोचिए आप कितना मुश्किल है। यहाँ बोलिए में, यहाँ तो लोग, सभी लोग बियर, शराब के पीने वाले, मांस मछली के खाने वाले, कितना मुश्किल है। लेकिन जब निश्चय कर लिया तो कर लिया। 4 बच्चों को स्पेनिश में ग्रेजुएट कराया, उनकी शादी की, सबके पास आज अपना घर, अपने बच्चे, सुकून का जीवन जी रहे। और मैं भी सुकून का जीवन जी रहा हूं। तो 91 में जब मैं भारत से विदेश आने का बना, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत काफ़ी लोग, उनकी तमन्नाएं होती हैं, वो चाहते हैं कि हम भी विदेश जाएं, लेकिन नहीं बन पाते हालात। कारण, अब इसको आप, कोई कहता है भाई भाग में नहीं, तकदीर में नहीं, किस्मत में नहीं जा सकते। मैं कहता हूं इसे ये तो इत्तफाक है, शुभ कर्म की बात है। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि विदेश जाने के लिए जिस देश में भी आप जाएंगे, वहां का वीजा, परमिशन चाहिए उस देश की। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सारी सब देशों की एम्बेसी हैं, राजदूत कार्यालय कहते हैं जिसको, वहां जाना पड़ता है। जब पहली बार मुझे मेरे डॉक्टर मामा जी ने लेटर लिखा, उन दिनों में सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर था, मुझे लेटर मिला कि प्यारे सत्यपाल, मामा जी थे वो मेरी चाची के भाई, मेरे चाचा तेजराम सिंह एक्सपायर हो गए, मेरी चाची अभी जिंदी हैं, ओमवती। उनके दूसरे नंबर के भाई थे रतन सिंह भारती, जो लीबिया में 30 साल से बड़े डॉक्टर थे।
उनका लेटर मुझे मिला। प्यारे सत्यपाल, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब तुम 8-10 साल के थे तभी से मैं तुम्हें देखता हूँ, समझता हूँ तुम में टैलेंट है। मैं तुम्हें विदेश भेजना चाहता हूँ। अपना पासपोर्ट बनना दे दो और मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हाँ देखिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि विदेश मैं जाऊँगा कभी। मुझे पता ही नहीं था विदेश कैसे जाते हैं। तो मेरे एक मित्र डॉक्टर आशानंद भारती, अब तो नहीं रहे, वो एक्सपायर हो गए, बहुत अच्छे मित्र थे। उन्हीं को मैंने एक बार कहा कि मैं ग्रेजुएट होना चाहता हूँ और साथ काम अपना जो जीवन यापन के लिए जॉब करता हूँ वो भी करना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मदद करूँगा। उन्होंने मुझे मेरी मदद की, किताबें दी, पढ़ाया। प्रथमा 10वीं के बराबर, मध्यमा 12वीं के बराबर और साहित्य रत्न जस्ट लाइक BA के बराबर 3 कोर्स उन्होंने मुझे कराए। तो इत्तेफाक से मैं उनके पास गया। मैंने कहा, और ये भी इत्तेफाक ही था कि मोदी नगर के पास एक गांव बखरबा, उनकी पत्नी वहाँ की थी और मेरे ससुर भी वहाँ के थे। हालांकि मेरे ससुर तो दिल्ली में रहते थे। तो उन्होंने रिश्ता निकाल लिया। बोले साडू 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 बोलने लगे मुझको। मैंने कहा, भारती जी, मुझे एक मौका मिल रहा विदेश जाने के लिए। कह रहे मेरे मामा जी, कैसे बनेगा पासपोर्ट, कौन बनाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बोले चिंता ना करो। उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया। जो लोग जाना चाहते हैं विदेश में उनको मैं बता रहा हूँ कैसे शुरुआत होती है, क्या करना होता है। गाजियाबाद में अर्जुन नगर एक मोहल्ला, जहाँ एक एजेंट रहता था। वो था एयरलाइन में काम करता था, शायद पायलट होगा, रिटायर्ड हो चुका था। तो उसने जो है अपना ऑफिस बना रखा था। जो लोग विदेश जाएंगे उनके लिए पासपोर्ट बनवाना, उनको वीज़ा दिलवाना, उनका टिकट भी वो उनको खरीदता था, बेचता था। उसका एड्रेस दे दिया। मैंने ढूंढता उनके पास पहुंचा। मैंने कहा, जी मुझे पासपोर्ट बनवाना है। बोले बिल्कुल आइए, कहाँ जाना है आपको। मैंने कहा, मुझे जाना है बोलीविया। बोले, उसने कहा बोलीविया, अरे वो तो जंगल है। क्या जंगल है? मेरे मामा जी तो कहते हैं कि ये अच्छा, हाँ तुम्हारा कोई आदमी है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लाइए। उन्होंने कहा अपना एक ऐसा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लाइए। देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपको चाहिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। चाहे तो जब आप पैदा हुए जन्म कुंडली आपकी बनी हो, या फिर जब आप स्कूल में पढ़े उस समय का स्कूल का 10वीं का, या कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि लिखी हो वो हो, या फिर जब गांव में पैदा हुए तो वहाँ भी प्रधान के द्वारा लिखा जाता है, उनके द्वारा कोई लिखा हुआ ऐसा कोई प्रूफ हो जिसमें स्टैंप लगी हो, कोई सरकारी आदमी की स्टैंप लगी हो, जिससे ये पता लगे ये आपका जन्म प्रमाण पत्र है। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास तो है। बोले ठीक है, तो 4 फोटो अपने पासपोर्ट साइज के, इस साइज के 4 फोटो, और अपना एक ये प्रूफ, स्कूल जिसमें आपका स्कूल का सर्टिफिकेट उसमें नाम हो, वो लेके आइए। और उन्होंने कहा 200 रुपये। देखिए 200 रुपये। बोले हाँ, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उन दिनों देखिए बरेली में था हमारा, मैं गाजियाबाद में हूँ, बरेली वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, कि बरेली में है पासपोर्ट का ऑफिस, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा, जा कर के बनवा के आपको ला के दे दूँगा। और उसने कहा 15 दिन लगेंगे। तो देखिए मैं घर आया और मैंने ढूंढा अपना, था मेरे पास एक सर्टिफिकेट, 9th से मैंने पढ़ना छोड़ा था, MMH कॉलेज, मजबूरी थी। उसमें डेट ऑफ बर्थ था, वो उसकी फोटोकॉपी और 200 रुपये वो मैंने उनको थमाए, और फोटो। मैंने कहा इसमें तो मेरा नाम है, जब मैं पढ़ता था स्कूल में मेरा नाम था सत्यपाल सहेरा। हमारे पूर्वज जो है एक पेड़ था, उसका नाम, पेड़ का सहेरा नाम था, वो पूछता था, तो उसमें लिखा हुआ था सत्यपाल सहेरा। मैं बोला मैं तो अब बुद्धिस्ट हूँ, मेरे नाम के आगे तो सत्यपाल बौद्ध लिखा हुआ है, मैं तो यही चाहता हूँ। बोले तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? गाजियाबाद के लोकल 2 अखबारों में एक डिक्लेरेशन देनी होगी, साथ में
आपका कोई मित्र या वकील हो तो उससे एक एफिडेविट बनवाना होगा, अगर आप ये नाम करना चाहते हैं। साथियों, आप जाने इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो मैंने जो है 2 अखबार लोकल के, एक हिंट था, एक और था, 2 अखबारों में विज्ञापन दिया। उससे पैसे लगते हैं। मैंने कहा ये मेरा विज्ञापन इसमें दे दो। उसमें ये लिखा था कि मेरा नाम सत्यपाल सहेरा था, लेकिन मुझे अब मेरे परिवार के लोग सत्यपाल बोध के नाम से जानते हैं। अब मेरा नाम यही होगा, इसलिए मुझे सत्यपाल बोध के नाम से जाना जाए, ये मैं डिक्लेयर करता हूँ। ऐसा कुछ, ये ऐसा ही एक एफिडेविट बनवाया। वो चीज़ जब उसको दी, वो लेके गया और 15 दिन के बाद वो पासपोर्ट ले आया कि ये लो पासपोर्ट। कहाँ जाना आपको? बोलीविया। अच्छा, बोलीविया जाना, हम तो टिकट भी बनाते हैं, जब आपको जाना हो आ जाना, हम आपका टिकट भी बना देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं घर आया, घर आकर के मैंने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी और अपने डॉक्टर मामा जो लीबिया में बैठे थे उनको भेजी कि देखिए इतना समय लगा, इतने पैसे लगे, मेरा पासपोर्ट बन गया है। बोले ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलिए बन गया, बहुत बढ़िया। अब तुम एक काम करो। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता तुम अकेले यहाँ रहो और तुम्हारे बच्चे वहाँ परेशान रहें। तुम एक काम करो, प्लान करो, पत्नी और बच्चों को साथ में ले जाओ, या जिनको भी ले लेना चाहते हो सबको ले जाओ, घर वालों को। लेकिन सबका आपको टिकट, एयर टिकट चाहिए, हवाई जहाज का टिकट की व्यवस्था करनी होगी। बाकी सारा मैं करूँगा, वीज़ा दिलवाऊँगा, वहाँ आप जाओगे बोलिए, वहाँ आपको क्या करना है, काम दिलवाऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर तुम लौटना चाहोगे 5 साल के बाद, कम से कम 5 साल के बाद, तो वहाँ से वापस आने की व्यवस्था भी करूँगा, टिकट दे दूँगा। ठीक है। मैं घर आया, मैंने सलाह मशवरा किया पत्नी से। पत्नी भी आश्चर्य में। मेरे ससुर ने केवल कहा कि अच्छी बात है जी, मौका मिल रहा, चले जाओ। बाकी किसी से भी मैं बात करता तो कोई तो ईर्ष्यावश, और कोई कैसे, सब कहते अरे किस चक्कर में पड़े हो तुम, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उन दिनों में राजनीति में भी था, तैयारी चल रही थी एमएलए का टिकट दोबारा लड़ने के लिए। एक बार तो हार चुका था, दोबारा एमएलए का चुनाव लड़ने का। तो देखिए 3 रास्ते मेरे सामने। नंबर 1, मैं उसमें सम्यक सेविंग में काम कर रहा था, उसी में काम करता रहूं। नंबर 2, विदेश जाऊं। नंबर 3, एमएलए का चुनाव की तैयारी करूं। तो कहते ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। मुझे लगा विदेश में सुनते हैं भाई बहुत अच्छा है, तो मैंने देखी, फिर तैयारी की। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी बच्चों को भी। तो फिर मैं गया एजेंट के पास कि मुझे तो पत्नी और बच्चों का भी पासपोर्ट बनवाना है। उन्होंने कहा ठीक है लाइए। 4 बच्चे थे, चारों बच्चों का स्कूल से लाइए सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, और पत्नी का भी लाइए। अब देखिए, मेरी पत्नी दिल्ली में रही, पहले यही था, स्कूल में पढ़ाई करी, कोई सर्टिफिकेट नहीं, ऐसी उसके माँ बाप ने घर बैठा लिया और फिर शादी कर दी, कोई प्रूफ नहीं। बोले तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, अब कैसे होगा। कहते हैं ना, समस्याएं तो समाधान भी है। समाधान निकला। फिर मैं गया एजेंट से, पूछा मैंने अब मैं क्या करूं, पत्नी के पास तो कुछ भी नहीं है। बोले आप किसी वकील को ढूंढो, जिससे पहले आप बनाए थे उनसे जाओ, एक एफिडेविट बनवा लाओ और उसमें डिक्लेरेशन दे दो, और पत्नी के 4 फोटो, और चारों बच्चे आपके पत्नी के पासपोर्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। देखिए उस बार उसने पैसे मांगे ज़्यादा। पहली बार तो 200 रुपये में काम किया। मैंने कहा मुझे जल्दी चाहिए, 1000 रुपये मांगे। देखिए ये 88-89 की बात है, 88-89 की, 1000 रुपये। बात हुई डॉक्टर अंकल से, मैंने कहा वो तो नहीं कह रहे जल्दी बनाने के लिए, कोई बात नहीं, कर ले, खर्च कर ले, बना ले। तो साथियों फिर मैंने पत्नी की तरफ से एक एफिडेविट मैंने अपनी तरफ से बना के दिया कि इनको मैंने घर में पढ़ाया, ये इतनी पढ़ी हुई हैं, 5वीं पास हैं, ये इनका वो है नाम है, और ये डेट ऑफ बर्थ है, और ऐसे वो एक एफिडेविट बना। तो उस एफिडेविट के आधार पर मेरी पत्नी का पासपोर्ट बन गया, शोभा बोध। चारों बच्चों का भी बन गया, चारों बच्चों के नाम उनके पासपोर्ट में आ गए।
हाँ, जब बन के आ गया मेरा पहुंचा दिया पासपोर्ट में बच्चों का, अरे एजेंट देखे बच्चों का नाम भूल गया, कह रहा दोबारा जाना पड़ेगा। वो फिर गया बरेली, फिर चारों बच्चों के नाम उसमें चढ़वा के लाया ना, 3 बच्चों के। बड़ी बेटी जो है 12-13 साल की थी, 12 साल से ऊपर के बच्चे का अलग पासपोर्ट बनेगा, तो बेटी का भी अलग पासपोर्ट बना, और 3 बच्चे अपनी मम्मी के पासपोर्ट में। जब बन गया फिर तैयारी की, 1 साल लगा साथियों तैयारी करने में। सोचिए आप कितना मुश्किल था, कितना बड़ा रिस्क लिया मैंने। घर बेच दिया टिकट के लिए, पूरे नहीं पड़े। फिर मेरे डॉक्टर मामा जी ने मेरी मदद की। अब देखिए कहाँ कहाँ शुरू होती है। मेरे मामा जी ने बताया कोई भी अच्छा एजेंट ढूंढना है, वो एजेंट जो है वो आपका टिकट भी बनाएगा, और जो जो फॉर्मेलिटी होती हैं उन सब की वही पूरी कराएगा। इसलिए बराबर दिल्ली में उन्होंने एक एजेंट का एड्रेस भी दे दिया। तो मैं ढूंढता ढूंढता एजेंट के पास पहुंचा। उसका मुझे तो उसका याद ही रह गया, जोशी नाम था उसका, जोशी। उससे मैं मिला, उसे दिखाया मैंने, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरी पत्नी का है, ये बच्चों का, और हमें जो है बोलीविया जाना, टिकट ढूंढो कम से कम जो हो सके। ठीक है, उसने ढूंढा टिकट, फ़ोन किया मुझे, आ जाओ। दिखाया, ये देखो ये टिकट बन रहा है आपका। अरे बाप रे, कैसे जाना है? भारत से पहला जहाज उन्होंने बताया जाएगा हॉलैंड। हॉलैंड में 5 घंटे का स्टे, उसके बाद दूसरा जहाज चलेगा, वो ले जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील का शहर रियो दी जेनेरो, और ब्राज़ील से फिर दूसरा तीसरा जहाज पकड़ेगा, वो पहुंचाएगा आपको बोलीविया। इस तरह से उसने बोले, मैं तो तुम्हें यहाँ से हॉलैंड और हॉलैंड से ब्राज़ील पहुंचा दूंगा, वहां से आपको खुद दूसरा जहाज और वहां का वीसा लेके जाना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तैयारी शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी। बीच बीच में लोग मिलते, मुझसे पूछते, अरे यार तुम तो विदेश जा रहे थे। अरे भैया कोशिश कर रहा हूँ, इतना आसान थोड़ा ही है। हाँ यार, किस चक्कर में पड़े हो, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ, सबकी सुननी पड़ती मुझे। लेकिन मैंने धीरे 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 घर बेच दिया। 3 लाख का घर बिका, 1 लाख, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचो, खड़े खड़े बिक जाएगी। मेरे एक मित्र हैं कि जैन, अभी जिंदे हैं, एमएमएस कॉलेज में वो प्रोफेसर प्रिंसिपल से रिटायर हुए, उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने घर बिकवाया। तो मैंने कहा लो मामा जी, मैंने तो घर भी बेच दिया, 1.15 का बिका है, और टिकट तो एजेंट बता रहा लगभग 2 लाख का, 1,60,70,000 ऐसा कुछ बता रहा। बोला चिंता ना करो। फिर उन्होंने वहीं से अपनी बेटी, उनकी बेटी यही थी उस समय उन दिनों दिल्ली में, नेहरू प्लेस में उनकी कोठी है अरबपतियों के बीच में, कि बेटी इनको पैसे निकाल करके बाकी के इसका टिकट खरीदवा दे। तैयारी में 1 साल लगा साथियों, बता रहा हूँ आपको, 1 साल। सोचिए कितना मुश्किल होता है। आदमी अकेले की तो बात छोड़ो, मुझे परिवार के साथ जाना है। अब एजेंट बोलता कि आपको बराबर आते रहना होगा, बहुत सारे काम करने होते हैं। क्या? बोले हाँ, कि आपको एनडीएमसी में जाकर के सबको इंजेक्शन लगवाने हैं, येलो फीवर का, बुखार, पीला बुखार येलो फीवर के, क्योंकि तुम्हें यहाँ से वहाँ ब्राज़ील वाले जो है वो घुसने नहीं देंगे जब वो इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो उसके लिए एक दिन, वो मेरे ससुर तो थे ही वहाँ, मेघराज शर्मा उसमें ड्यूटी करते थे, एनडीएमसी में थे 4th क्लास में, उन्होंने मदद की और जाके वहाँ पैसे भी लगे, सबको इंजेक्शन लगवाए। देखिए, फिर उन्होंने कहा सामान लेके जाओगे, उसके लिए बैग खरीदवाए उसने, बड़े बड़े बैग, और पूरी तैयारी की उसने। बाद में देखिए कहाँ रुके, अब इमिग्रेशन होना है। बोले इमिग्रेशन के ऑफिस में चलना है, आपके इन पासपोर्ट पे इमिग्रेशन का ठप्पा लगना है, वो लगेगा तभी आपको जो है जहाज में चढ़ने देंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, मैं पत्नी को लेकर के और 3 पासपोर्ट लेकर के इमिग्रेशन ऑफिस में गया। एजेंट ने कहा आप खुद जाओ, अगर उसको ये पता लग गया कि एजेंट मैं हूं तो तुमसे ज़्यादा पैसे लेगा। बिना पैसे के तो यहाँ काम होता ही नहीं है। हो सकता है अब आपका 3 पासपोर्ट 300 में काम हो जाए। देखिए, मैंने कहा ठीक है, गया जी, मैं पासपोर्ट दिखाया तो जो इमिग्रेशन का जो अधिकारी था उसने पूछा
कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी ब्राज़ील जाना है। अच्छा, पासपोर्ट देखा तो पत्नी, मैंने कहा हाँ पत्नी है मेरे साथ में, बेटी तो घर पे ही है, उसका पासपोर्ट है ये। देखा उसने, एक दो बार देखा, कुछ बातें ऐसी पूछता रहा, पूछ करके उसने, और वो एजेंट दूर खड़ा वो देख रहा, देखिए उसने पता नहीं क्या हुआ, मुझसे पूछा क्या आप बुद्धिस्ट है? मैंने कहा हाँ जी बुद्धिस्ट हूँ। पता नहीं वो अधिकारी बुद्धिस्ट रहा होगा या क्या हुआ होगा, एक पैसा नहीं लिया, तीनों पासपोर्ट पर ठप्पा लगा के लो हरी झंडी। मैं जब आया एजेंट के पास, एजेंट बोला कितने पैसे लगे? एक पैसा भी नहीं लगा। क्या कोई रिश्तेदार था क्या वो? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। कि पहली बार करा, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, पहली बार है, वरना ये 100 रुपये से कम लिए ठप्पा नहीं लगाते, 300 रुपये आपके बच गए। मैंने कहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इंजेक्शन लगवाने पड़े, इमिग्रेशन का काम कराना पड़ा, बैग खरीदे, तैयारी की, और फिर एक दिन बताया गया कि आपको 27 जनवरी 1991, देखिए 27 जनवरी 1991 को आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है। 11 बजे फ्लाइट है आपकी, 2 बजे की, रात के 2 बजे की, 11 बजे पहुंच जाओ। सब तैयारी चल रही थी, मेरी सासू माँ ससुराल के लोग सब आए छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर, चले गए वो, और हम जाकर एक जगह बैठ गए तो देखिए अभी बच्चे रात का सो गए थे बच्चे, तो अभी जहाज के लिए अनाउंसमेंट हुआ तो उन्होंने कहा आ गई एयर होस्टेस, कोई भाई आप दिखाओ, अच्छा अच्छा हाँ चलिए अब वो लगवा लो। अब पुलिस इंक्वायरी देखी, जहाँ से एक गेट से गुजरेंगे वहाँ एक पुलिस वाला बैठा था, वहाँ को निकलने लगे, मैं मेरी पत्नी, पासपोर्ट दिखाए उन्हें, तो देखिए क्या बोलता पुलिस वाला, कहाँ जा रहे हैं आप? ब्राज़ील। अच्छा ब्राज़ील जा रहे हैं, ब्राज़ील जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या? मैंने कहा आपके लिए। मैं समझ नहीं पाया क्या वो घुमा फिरा के पैसे की बात। तो उसने पासपोर्ट मेरी तरफ पकड़ाया, बोले लो जो कुछ भी हो इसमें रख दो, इसमें रख के पासपोर्ट दे दो। मैं बोला पत्नी से लाओ दो भाई पैसे दो। बोले पैसे कहाँ, अब हमने तो डॉलर खरीद लिए सब, देने पड़ेंगे सर। कर करा कर जो है 20 रुपये पासपोर्ट में रख के दे दिए, और उसने कह दिया जाओ जी। देखिए पहला मौका, पता ही नहीं कैसे, जो हमें कह रहे थे आओ इधर आओ इधर आओ, एक गैलरी में से गुजरते हुए सीधे हम हवाई जहाज में। ये कैसे हुआ भाई? क्योंकि हम तो देखते हैं फिल्मों में, देखते हैं वैसे देखते हैं, जहाज में सीढ़ी लगती है उस पर चढ़ते हैं, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं था। हॉलैंड के लिए वो जहाज KLM, दुनिया की प्रसिद्ध कंपनी है KLM, उसमें हम गए तो हम 6 सीट हमारी एक ही लाइन में जा करके बैठ गए। आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, जिंदगी में पहली बार ऐसी नियामत, ये मेरे जीवन की पहली नियामत थी। बैठ गए जाकर के, सीट के नंबर देखे और बैठ के एक लाइन में। एयर होस्टेस आने लगी, ट्रॉली लेकर के आ रही हैं। हाँ पहले तो जब बैठ गए तो एक एयर होस्टेस ने समझा, देखिए इस तरह से जब सूचना दी जाएगी आपको बेल्ट लगानी होगी, ऐसे सिखा उसने, और आपके सीट के ऊपर ही वो लगी हुई है, कोई बात होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन लेने के लिए सीट के नीचे है, वो ऊपर गैस की है, वो है। इस तरह से उसने बहुत सारी जानकारी दी, हम देखते रहे। उसके बाद एयर होस्टेस आई ट्रॉली लेकर के, जहाज इतना बड़ा था, 4 लाइनें थी अंदर में, 4 लाइनें, एक यूं पहले 3 सीट, फिर 4 सीट, और फिर 3 सीट, इस तरह से। तो मैं खिड़की के पास में था, मेरे पास में मेरी पत्नी के बाद अगली 3 पे संगमित्रा, सुजाता, विपसना और श्रीलंकर, 4 बच्चे। बच्चों को एयर होस्टेस ने वो दिए ड्राइंग बनाने के लिए, कुछ खिलौने दिए, कुछ दिया कानों में लगाने के लिए, एयरफोन दिए,
हम बड़ा अजीब लग रहा था सब। फिर आया, दौर चला। देखिए साथियों, मुझे नहीं पता, हर लोग तो नहीं जा पाते इंटरनेशनल फ्लाइट। अगर आप जाएंगे तो समझ लीजिए स्वर्ग की यात्रा है वो, स्वर्ग की यात्रा। कैसे? कहते हैं ना स्वर्ग में हूर मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। तो ये एयर होस्टेस जो थी, सुंदर सुंदर लंबी लंबी लड़कियां आ रही हैं, पूछ रही हैं क्या पियेंगे बताइए। पानी, ठंडा, गरमरा, जूस, शरबत, और आपका सोडा, और बियर, शराब। बाप रे! तो मैंने कहा हमें तो सेब का जूस दे दो, एप्पल जूस दे दो। तो हमारे बच्चों ने, जिसने चाय मांगी चाय मिली, किसी ने कॉफ़ी मांगी कॉफ़ी मिली। ये चला दौर उसका, सब ने पिया। अजीब लग रहा था। अच्छा, हमने उस समय टिकट में लिखवा दिया था, उन दिनों तक हम वेजिटेरियन थे, भाई हमें तो वेजिटेरियन खाना चाहिए। तो जब वो आ रही थी कि कौन है वेजिटेरियन जिनका खाना है, मैंने कहा हमें जी। लो, तो मिला वेजिटेरियन खाना, सब ने जो है खाना खाया। खाना खाया, जहाज चलता रहा। सामने एक, अब तो बहुत बदल गया है, ये तो पहले की बात है, एक टीवी लगा हुआ था, एक टीवी, उस पर दिखाई दे रहा था, सब कुछ बता रहा था वो टीवी में, कंप्यूटर के द्वारा। अब जहाज धरती से आकाश में इतनी ऊंचाई पर है, अभी टेम्परेचर ये है, इतना टेम्परेचर है, जहाज इतनी स्पीड से चल रहा है। बड़ा कौतूहल। मैं तो सोया नहीं सारी रात, बच्चे तो धीरे धीरे समय बीतता गया, सो गए सब, मैं तो देखता रहा खिड़की में को। तो साथियों, हॉलैंड, भारत से हॉलैंड तक का समय लगा लगभग 7 घंटे। जब हॉलैंड में, हाँ, और हवाई जहाज में इन 7 घंटों में दौड़ चलता रहा। पहले वो खाना आया, उसके बाद फिर पीने के लिए आया, उसके बाद फिर दूसरा खाना आया। मतलब समय पर, जब नाश्ते का समय हो नाश्ता, खाने के समय हो खाने का समय, जब रेफ्रेश को पीने का समय हो वो, इस तरह समय समय पर मिलता रहा। समझिए स्वर्ग की यात्रा। और जहाज में हम बैठे, जहाज चल रहा 800 1000 की स्पीड से, ऐसा लगता था जहाज खड़ा है, केवल थोड़ी थोड़ी आवाज आती थी इस तरह से, लेकिन ऐसा लगता है जहाज खड़ा है। और जब खिड़की में से देखते थे, अरे वो तो चल रहा है जहाज। तो पहला अनुभव, कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था, देखा नहीं था, कैसा होगा देखिए। 7 घंटे के बाद हॉलैंड में पहुंचे। हॉलैंड का एयरपोर्ट इतना बड़ा, जब हम उतरे तो उन्होंने बता दिया कि आप जो है यहीं, इसमें टॉयलेट बाथरूम सब कुछ है, वहाँ फ्रेश हो लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, 5 घंटे आपको इस पे ही रहना है, एयरपोर्ट पे ही, बाहर नहीं निकलना, आपको इसी पर रहना है। 5 घंटे के बाद फिर हम आएंगे, दूसरा जहाज यहाँ लगेगा और फिर आपको ब्राज़ील के लिए रवाना होना होगा। ठीक है। एयरपोर्ट पे अब ये विपशना और सुजाता, 2 बेटियां, बोली पापा हमें तो वॉशरूम जाना है। तो मैं गया उनके साथ में, वहां छोड़कर मैं वापस आ गया जहां हम बैठे हुए थे। बच्चे जब वहां से निकले तो वो तो रास्ता भटक गए, इधर देखे कोई दिखाई ना दे, वो रोने लग गए। बहुत देर होगी, मैंने बेटी से कहा संगीता देख कहिए कहाँ कहाँ गए बच्चे। संगीता गई, ढूंढता, देखा तो खड़े खड़े रो, दोनों रो रहे बच्चे, हम कहाँ जाएं। एयरपोर्ट ही इतना बड़ा होता है, सोचिए आप। जब हम इकट्ठे हो गए, फिर जो है वो आने लगे हवाई जहाज की एयर होस्टेस, बोलिए चलिए आपको दूसरा जहाज तैयार है, उसमें चढ़िए। सामान हमारा वहीं देखिए, हमारे पास एक ब्रीफकेस था और 3 बड़े बड़े बैग थे। सब सामान हमारा वहीं दिल्ली से ही नोट उसमें हो गया था, लोड हो गया था कि ये आपको ब्राजील में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। फिर जहाज शुरू हुआ हॉलैंड से। हॉलैंड भी इसका यूरोप का बहुत सुंदर शहर है, क्या कहने, क्या बात है बोला। रास्ते बीच में कोई कोई मिल जाता था इंडिया का आदमी, कहीं कहीं चलते चलते, कहाँ जा रहे हो भाई, मैंने कहा वहाँ जा रहे हैं जी। अच्छा, तो पहुंचे जी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में गर्मी,
हम तो सब गर्म कोट वोट पहन के गए थे। तो जैसे हम जहाज से उतर के अपना सामान लेने के लिए, वो बताते रहते थे कि भाई ब्राजील में तो स्पेनिश शुरू होगी, पुर्तगेज शुरू होगी, पर कुछ लोग तो एयरपोर्ट पे जानते हैं अंग्रेजी। जब हम सामान अपना ले रहे थे, देखिए बड़ा हर आदमी के बस की नहीं है। जहाज उतरता है और दूसरी जगह दूर जा कर के, बहुत दूर जा कर के अपना सामान, एक यूं बहुत बड़ा सर्किल घूमता रहता है, उसमें सामान रखा रहता है, यूं घूमता रहता है, और अपना सामान आपको देख करके उसमें से उतारना पड़ता है। महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत है, बुजुर्गों के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पूरा वो उठाना पड़ेगा, वो घूम रहा है चक्कर, बहुत बड़ा चक्कर घूमता है। चलिए, हमने जैसे हम सामान उतार रहे थे, एक औरत आई और वो इंग्लिश में पूछने लगी कि आप इंडिया से आए ना, क्योंकि मेरी पत्नी ने साड़ी बांध रखी थी। पहचान लिया उसने? हाँ। बोले आप चिंता ना करिए, आपको उदय सिंह जी आ चुके हैं, वहाँ होटल में आपके लिए कमरा बुक है और मैं उन तक आपको ले जाऊंगी। वही एक ढूंढ के लायक बहुत बड़ी ट्रॉली, उस ट्रॉली पे हमारा सब सामान रखा, सामान रख करके और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। पीछे पीछे चलते चलते और वो एक जगह लेके गई जहाँ हमारा कमरा था, और वहाँ हमको मिल गए हमारे डॉक्टर मामा जी के मित्र। देखिए, हमारे लिए कहते ना, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। अगर आपकी तमन्ना सही है, नियत सही है, कर्म सही है, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। प्रकृति, कायनात आपका साथ देने लगती है। वो मिले हमें, उदय सिंह जी, हमने कभी देखा भी नहीं था। उनको चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया। उन्होंने कहा चलिए आपके लिए कमरा, बहुत, उस होटल में एक बहुत बड़ा कमरा उन्होंने लिया हुआ था, उसमें हमारे देखा तो एक बेड और 2 बेड और उसमें लगा दिए। कहा कि चलो, मैंने कहा हमें तो जहाज में खा लिया था खाना, नहीं नहीं चलो जो भी खाना हो। लेके गए वो, और वहाँ फ्रूट, अंगूर, पता नहीं क्या क्या बढ़िया बढ़िया फल, के कुछ भी खाइए, जो भी पीना हो पिए, मर्जी आपकी। खैर जो हमें अच्छा लगा खा लिया, कर लिया। बाद में आगे कि अब आप आराम से सो जाइए, यहाँ अंदर में वॉशरूम है, ठंडा गर्म पानी है, जो भी स्नान करना हो, कुछ भी हो, कल मैं क्या आऊँगा। उन्होंने बताया था मेरा कमरा भी यहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर ही लक्सर होटल था, 5 स्टार होटल लक्सर। देखिए जहाँ उन्होंने हमें रुकाया। अगले दिन वो सुबह आ गए, मुझे और मेरी पत्नी और मेरा बेटा, तीनों हम बच्चे वहीं रह गए, तीनों बेटियां वहीं रह गई। ले करके गए वहाँ जहाँ थी बोलिविया की एम्बेसी। आबू देवी सिंह जी जो हमारे अंकल थे, उनको तो पुर्तगेज भी आती थी, पुर्तगेज और स्पेनिश में ज़्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने ले जा करके वहाँ हमारे सबके पासपोर्ट पे बोलिविया का वीसा लगवाया। देखिए फीस भी लगी। जब वीसा लग गया, फिर वो वहाँ से एयरलाइन के पास गए, किसी ऑफिस में, हमें साथ में थे, हमारे बोलिविया के टिकट खरीदे, सांता क्रूज के। अब देखिए वहीं हमारी जेब खाली होगी। देखिए 1500 $2000 थे हमारे पास, उनके टिकट खरीदे। कह रहे पैसे, मैंने कहा जी अब तो हमारे पे है नहीं कुछ भी पैसे। बोले रे, तो फिर उदय सिंह जी ने दिए $50, ये रखो, जब आप बोलिया पहुंच जाएं, जब तक आपके वीसे ना लग जाएं तब तक घर से नहीं निकलना, वहीं रहना, घूमने मत जाना कहीं भी। मैंने कहा ठीक है। तो साथियों, जब हम तीसरे जहाज में चढ़े, अभी तक तो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उसमें तो बहुत अच्छा था, ये तो 4 घंटे का सफ़र था, रियो दे जेनेरो से सांता क्रूज का, बोलिविया का। उसमें वो जहाज छोटा था, हम उसमें डर लगे। वो जहाज चले, हमें ऐसे लगे अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। हम सब देख रहे, डर रहे। लेकिन 4 घंटे के बाद पहुंच गए जी बोलिया की धरती में, सांता क्रूज पहुंचे। 91 की बात है ये। एयरपोर्ट पे ना कोई हिंदी जाने, ना कोई अंग्रेजी जाने, टोटल स्पेनिश भाषा। हम क्या करें, कैसे जाएं। एक मैनेजर था, उसको आती थी इंग्लिश। उसने इंग्लिश में पूछा, कहा कि लाओ कुछ पैसे दो।
दिए हमने पैसे, वो खरीदा एक सिक्का, डाला। कहाँ जाना आपको? तो हमें जाना था गांधी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में। उसका फ़ोन मिला, वहाँ था एक बांग्लादेश का जो उस रेस्टोरेंट को देख रहा था, यूसुफ। उसको नंबर मिला और उसको कहा, उससे हमारी बात हुई, हमने कहा भाई हम आ गए, आजा लेने के लिए। देखिए वो हमें लेने आ गया 1 घंटे बाद, और फिर हम जो है पहुँच गए रेस्टोरेंट। यहाँ से फिर देखिए बोलिए कि ज़िंदगी शुरू होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, विदेश की यात्रा हर किसी के, जिसको आप कहेंगे किस्मत में नहीं है किस्मत वालों को ही कनाडा, अमेरिका, यूरोप के कंट्री, दुबई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह जो जापान, जो अच्छे देश हैं, उनका वहाँ जो है हर किसी के बस, सबको वीसा नहीं मिलता। तो अब ये शुभ कर्मों का फल रहा कि मैंने जो निःशुल्क और निस्वार्थ अपने माता पिता की सेवा की, गांव से लाया उसको, उनको शहर में रखा और भगवान बुद्ध के शिलों का प्रचार प्रसार किया, उसी का फल मिला कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ साउथ अमेरिका के देश बोलिया में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तालोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।